हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। इन्फिनिटी क्लासेस के एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली लेक्चर सीरीज़ में देखा कि हम पारितंत्र के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न प्रकारों को देखा, जिसमें वन पारितंत्र शामिल किए गए थे। आज की लेक्चर सीरीज़ में हम इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे देखेंगे घास पारितंत्र के बारे में, यानी ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम के बारे में। क्या है इसकी विशेषताएं? घास भूमि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहां वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में घास भूमि विकसित होती है। यह अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। यह फैक्चुअल जानकारी आप लोगों की आवश्यक है कि घास पारितंत्र जो है वह अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका तो पूरे वर्ष साल भर बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए वहाँ घास पारितंत्र विकसित नहीं हो पाते। इसकी दूसरी विशेषताएं हैं, घास भूमियों को उनकी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अक्षांशीय स्थिति से तात्पर्य मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश को लेकर है, जैसा कि आप लोगों ने वर्ल्ड के ग्लोब में देखा है। पहले प्रकार की बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जिसे कहा जाता है टॉरिड ग्रॉसलैंड। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के उन भागों में जहां वर्षा निम्न से मध्य होती है वहां उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जहां अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां उससे कम वर्षा प्राप्त होती है वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी वन के क्षेत्र हैं वह वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं कि वहाँ की वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी। इसलिए जिन स्थानों पर कम वर्षा प्राप्त होती है वहाँ घास के स्थल पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के जिस भाग में भी निम्न से मध्यम वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। इनकी विशेषताएं हैं, इन क्षेत्रों में लंबी घासें होती है। इन क्षेत्रों में जो घासें होती हैं वो लंबी औसतन 3 से 4 मीटर तक होती है, जिसे बुफेलो और लेंटेना के नाम से जाना जाता है। इन घासों का नाम बुफेलो और लेंटेना है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों में महत्वपूर्ण है हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ इत्यादि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीव हैं। ये घास भूमि पूर्वी अफ्रीका के सवाना, ब्राज़ील में कंपोस तथा वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। ये जो घास भूमि है आप देखेंगे अफ्रीका में सवाना घास भूमि जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील में इसे कंपोस के नाम से जाना जाता है, और ब्राज़ील के ऊपर में ही एक देश स्थित है वेनेजुएला, वहाँ इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। तो फैक्ट के हिसाब से इन क्षेत्रों में इन घास तंत्रों को जिस नाम से जाना जाता है वह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं हम शीतोष्ण घास स्थल, जिसे कहा जाएगा टेम्परेट ग्रॉसलैंड। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो महाद्वीप स्थित हैं उन महाद्वीपों के भीतरी भागों में कम वर्षा प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की पारितंत्र विकसित होंगे? शीतोष्ण घास स्थल। यह घास आमतौर पर छोटी एवं सघन होती है। जैसा कि उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में घास की लंबाई अधिक होती है, उसी प्रकार शीतोष्ण घास स्थलों में घास की लंबाई जो है वो छोटी होती है और इनमें सघनता पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों में जंगली भैंस, बाइसन तथा एंटीलोप प्रमुख जीव हैं। इन घास स्थलों को विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि किन किन देशों में इसे किन नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन घास स्थलों को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन घास स्थलों को वेल्ड कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्जेंटीना में ये पंपास कहलाते हैं। मध्य एशिया, रशिया मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ ये स्टेपी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में इन घास स्थलों को डॉन और न्यूजीलैंड में कैटरबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार यूरोप के देश हंगरी में इसे पुस्टाच के नाम से जाना जाता है। ये सब विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास स्थलों के नाम हैं। इन नामों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका में विशेष देख लेते हैं। भारत में घास भूमि का कोई निश्चित प्रतिरूप विकसित नहीं हुआ है, बल्कि ये उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि के मिश्रित रूप है। दोस्तों जहाँ तक भारत में देखा जाता है, भारत में जिस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें न तो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जा सकता है, ना ही पूर्ण रूप से शीतोष्ण घास स्थल ये कहा जा सकता है।
क्योंकि आप जानते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वह उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों भागों में है। इसलिए यहाँ विकसित होने वाले घास स्थल में मिश्रित प्रारूप पाए जाते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के घास स्थलों के रूप देखे जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, इसमें अगला पारितंत्र है हमारा मरुस्थलीय पारितंत्र, जिसे डेजर्ट इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। इनके बारे में जानते हैं। मरुस्थल सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अर्थात जिन भी क्षेत्रों में, महाद्वीपों के जिस भी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, मरुस्थल यानी वीरान बंजर भूमि, और सीधी सी बात है कि वहाँ वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वहाँ वनस्पति विकसित नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वह क्षेत्र मरुभूमि के रूप में विकसित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रेतीले एवं शुष्क क्षेत्रों के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वृष्टि छाया वाले भागों में स्थित ठंडे शुष्क क्षेत्रों को भी मरुस्थल कहते हैं, तथा यहाँ उपस्थित पारिस्थितिकी को मरुस्थलीय पारितंत्र कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसा मरुस्थलीय के नाम से ही आप लोगों को लगता है कि यह रेतीली और मरुभूमि जैसी जगह होगी, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनमें तो ये आम बात है, वह रेतीले होते हैं। लेकिन मध्य अक्षांशों में या ध्रुवों की ओर भी जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और जो वृष्टि छाया वाले क्षेत्र होते हैं, ठंडे शुष्क होते हैं, जहां वर्षा नहीं के बराबर होती है, उन क्षेत्रों में भी शीत मरुस्थल पाए जाते हैं। अर्थात मरुस्थलीय पारितंत्र उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी दोनों जगह प्राप्त होते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाने का इसमें अपना एक भूगोलवेत्ताओं का एक लॉजिक है। जब आप भूगोल में जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार की जल राशियाँ जो है वह संचरण करती है। यह जल राशियों के अपने अपने स्वरूप होते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी जल राशियाँ प्रवाहित होती हैं। इन ठंडी जल राशियों के कारण वहाँ की हवा में तापमान कम होता है, वहाँ की हवा में नमी बनी रहती है, जिस वजह से वह हवाएं वर्षा करने में अक्षम होती हैं। और ये हवाएं वर्षा करने में अक्षम होती है, इसीलिए ही इन क्षेत्रों पर कम वर्षा होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, जिससे कि क्लियर है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं चलती है। ठंडी जलधाराओं के कारण वहाँ वर्षा की कम प्राप्ति होती है और वर्षा की कम प्राप्ति के कारण वहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, इन भागों में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। यहाँ की वनस्पति झाड़ियों के रूप में अथवा कांटेदार होती है। आप लोग मरुस्थलों में पाए जाने वाले वनस्पतियों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो पेड़ हैं वह कांटेदार रूप में या छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर, खिंजड़ी इत्यादि। इन सभी वनस्पतियों से आप वाकिफ़ हैं, आप लोगों ने देखा भी है और इनकी बनावट भी आप लोगों ने देखी है और इनसे क्लियर है कि यह कांटेदार होते हैं। उसी प्रकार अगली विशेषता है, मरुस्थलीय पौधों ने वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपनी पत्तियों का आकार या तो बहुत छोटा कर लिया है या उन्हें कांटों में परिवर्तित कर लिया है। दोस्तों, जैसे ही आप पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विषय आता है समन्वय का, अनुकूलन का। प्रकृति, पर्यावरण, मानव, ये सब एक दूसरे के साथ अनुकूलन करते हैं। ठीक उसी प्रकार भी वनस्पतियाँ अपने जलवायु के साथ अनुकूलन करती हैं। चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम वर्षा की प्राप्ति होती है तथा वहाँ वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके, इसलिए वहाँ के पत्ते, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन प्रेसिपिटेशन का मुख्य स्रोत जो है वह पेड़ों पर, वनस्पतियों में पाए जाने वाले पत्ते होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन का आधार बनते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके, इस वजह से इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों ने अपनी पत्तियों का आकार को छोटा कर लिया है या कांटों में परिवर्तित कर लिया है। चूँकि पत्तियां छोटी या कांटों में परिवर्तित हो गई हैं, इसलिए यह कम से कम वाष्पोत्सर्जन करेंगी, जिससे इन वनस्पतियों में, इन पेड़ पौधों में पाई जाने वाली नमी बरकरार रहेगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पाए जाने वाले पशु पक्षियों के पैर काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे ऊँट एवं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तथा यहाँ के जीव लंबे समय तक बिना पानी के आसानी से रह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रेगिस्तानी क्षेत्रों पे ऊँटों को देखा है और आपको पता है कि ऊँट जो है वह बहुत समय तक
बिना पानी पिए रह सकते हैं। उसी प्रकार रोडेंट्स जानवर भी बहुत समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। और पक्षियों के पैर काफ़ी लंबे होने का लॉजिक ये है, चूँकि मरुस्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए दिन में वहाँ चरने वाले जो पशु होते हैं, पृथ्वी धरती के ताप से बचने के लिए उनके पैर लंबे होते हैं ताकि उनका शरीर उस तापमान से दूर रह सके। ऊँटों को तो आपने देखा ही है, उनके पैर लंबे होते हैं। उसी प्रकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि IUCN की लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, हमारे IUCN की एक लिस्ट है, आगे के लेक्चर में हम इनकी चर्चा करेंगे, उसमें यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब संकटग्रस्त संकटापन्न स्थिति में यह पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, इनके भी पैर काफ़ी लंबे होते हैं। आगे देखते हैं, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में मरुस्थल जो हैं वह अरावली के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। उसी प्रकार कुछ भाग यह गुजरात के कच्छ के रण में भी देखा जाता है, जो भारतीय मरुस्थल के प्रारूप हैं। इसके अलावा अत्यधिक ठंडे और शुष्क क्षेत्र शीत मरुस्थल कहलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है। भारत में लद्दाख, लेह, कारगिल, हिमालय की स्फीति घाटी, उत्तराखंड का उत्तरी भाग तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, शीत मरुस्थल जिसे कहा जाता है। और आप अगर चर्चा करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जो जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं, अर्थात यह अपने जानवरों के चारे के लिए ऋतुओं के परिवर्तन के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। जैसे गद्दी और बकरवाल कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो गर्मी के समय पे अपने जानवरों के साथ ऊंचे पर्वतीय भागों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे घास के मैदान मिलते हैं जो इनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। इन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। यह भारत में पाए जाने वाले घास के प्रारूप हैं, जो मरुस्थल के प्रारूप हैं, जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे हम देखते हैं आखिरी स्थलीय पारितंत्र में टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। नाम से ही क्लियर है कि इन क्षेत्रों में वनस्पतियों का बहुत ही अभाव पाया जाता होगा, जिसकी वजह से यह भूमि बंजर भूमि कहलाती है। टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है आर्कटिक टुंड्रा और एक कहलाता है अल्पाइन टुंड्रा। आगे देखते हैं, आर्कटिक टुंड्रा टैगा वनों की समाप्ति स्थल से प्रारंभ होकर ध्रुवों तक जाते हैं। जैसा कि आपने टैगा वनस्पतियों के बारे में देखा कि यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जहां टैगा वनों की समाप्ति होती है वहां से लेकर ध्रुवों की ओर जाने पर हमें आर्कटिक टुंड्रा देखने को मिलता है। ठीक है, यह टैगा वनों के विपरीत यह अंटार्कटिका में भी पाया जाता है। जैसे टैगा वनों में देखा कि यह अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, परंतु टुंड्रा पारितंत्र जो है वह अंटार्कटिका में भी पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का, साइबेरिया जो कि एशिया में स्थित है, आर्कटिक महासागर के द्वीपों में तथा दक्षिणी ध्रुवों में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। यह आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार है। इन टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाने वाले मानवों को एस्किमो कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि इन क्षेत्रों में एस्किमो पाए जाते हैं, जो कि मानव के रूप में ही वहाँ निवास करते हैं। आगे हम देखते हैं अल्पाइन टुंड्रा के बारे में। अल्पाइन टुंड्रा पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो घास के मैदान होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं मॉस, लीचन घास आदि वनस्पति। मॉस और लिसन घास जो हैं वह घास के ही प्रारूप बैठते हैं, और एक काई जैसा दिखने वाला मॉस जो होता है वह वहाँ की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं हैं, जो अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख जीवों के बारे में, जिनमें प्रमुख है कश्मीरी मृग जिन्हें स्टैग भी कहा जाता है, हिरण, जंगली भेड़, तिब्बतीय बारासिंघा जिसे तिब्बती एंटीलॉप भी कहा जाता है, याक और हिम तेंदुआ इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं। तो दोस्तों, ये थे स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारितंत्र। आप इनके पाए जाने वाले स्थल, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति, इनके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सबसे आशा है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।